हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं उपस्थित हुआ हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है एकात्मक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं या लक्षणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे संसदीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, ये दो टॉपिक है। दोनों में से एक टॉपिक पे क्वेश्चन निबंधात्मक निश्चित रूप से आएगा और एक टॉपिक पे लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा। वो चाहे किसी भी प्रकार से आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देखिए। वर्तमान में छोटे राज्यों के साथ बड़े राज्य भी अस्तित्व में हैं। इन बड़े और विस्तृत राज्यों का शासन एक केंद्रीय आधार पर या एक स्थान से कुशलता के साथ नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से समस्त राज्य को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है और केंद्र एवं इकाइयों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार केंद्र और राज्यों में जो आपसी संबंध होते हैं, उस आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक है एकात्मक शासन, दूसरा है संघात्मक शासन। तो एकात्मक शासन की विशेषताएं या लक्षण और संघात्मक शासन की विशेषताएं या लक्षण, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है इसके साथ जॉइंट के अंदर आ सकता है। जैसे एकात्मक शासन का है तो उसमें आ गया कि संघात्मक और एकात्मक शासन में अंतर बताइए, या एकात्मक शासन संघात्मक शासन से किस प्रकार से भिन्न से आ सकता है। दूसरा, संघात्मक शासन की विशेषताएं बताते हुए एकात्मक शासन से इसकी भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से तो ये दोनों टॉपिक संघात्मक शासन व्यवस्था का मैंने पहले डाल रखा है, एकात्मक शासन व्यवस्था का डाल दिया। या लघुतरात्मक अगर आता है तो विशेषताओं के रूप में भी आ सकता है या दोनों में अंतर के रूप में भी आ सकता है, या एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोष और संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोष, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आगे देखिए, एकात्मक शासन का अर्थ देखिए। एकात्मक शासन उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जिसे राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार या संघ सरकार कहा जाता है। दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, और वो सरकार जो है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसको अपन संघ सरकार भी बोल सकते हैं, संघीय सरकार भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय सरकार भी बोल सकते हैं, केंद्रीय सरकार भी बोल सकते हैं। सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, यद्यपि एकात्मक शासन प्रणाली में भी क्षेत्रीय या राज्य सरकारों का अस्तित्व होता है, लेकिन वे राष्ट्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। एकात्मक शासन में समस्त देश के लिए एक ही सर्वसत्ताधारी सरकार होती है, अर्थात समस्त देश के लिए एक ही व्यवस्थापिका, एक ही कार्यपालिका और एक ही न्यायपालिका होती है। तो दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, क्षेत्रीय सरकार भी हो सकती है, यानी क्षेत्रीय सरकार बोल दो, चाहे इकाइयों की सरकार बोल दो, चाहे राज्य सरकार बोल दो, तो वो भी होती हैं, लेकिन उनका जो अस्तित्व होता है वो संवैधानिक नहीं होता है। मतलब संविधान के तहत उनकी स्थापना नहीं होती है, संविधान के द्वारा उनको शक्तियां और अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। केंद्र सरकार जो होती है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और राज्य सरकारों की स्थापना कर सकती है और उनको कुछ शक्तियां और अधिकार जो है वो प्रदान कर सकती है। जैसे प्राचीन काल में राजतंत्र युग में जब जो सम्राट होता था वो पूरे साम्राज्य का एक छत्र शासक होता था, तो पूरे साम्राज्य का शासन जो है उसी के द्वारा संचालित किया जाता था। लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए वो क्या करता था कि पूरे प्रशासन को अलग अलग प्रांतों में बांट देता था, और प्रांतों के अंदर अलग अलग जो है प्रशासनिक अधिकारियों की या सूबेदारों की या मनसबदारों की जो भी है उनकी नियुक्तियां कर देता था, ठीक है। तो वो सिस्टम है। फिर आगे देखिए, सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारों की स्थापना कर सकती है तथा उन्हें थोड़े अधिकार दे सकती है, परंतु वास्तव में संपूर्ण अधिकार केंद्र की सरकार के हाथ में रहते हैं। वह जब चाहे प्रांतों या स्थानीय सरकारों से अधिकार छीन सकती है। ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और चीन एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एकात्मक शासन व्यवस्था वाले किन्हीं 4 देशों के नाम बताइए। तो ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और चीन, ये देश यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है।
अब देखिए एकात्मक शासन की परिभाषाएं, डेफिनेशन, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो एकात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा दी गई हैं, तो आपको एक दो परिभाषा रट लेनी है बिल्कुल अच्छी तरह। ये परिभाषा जो है वो गार्डनर की है। देखिए एकात्मक शासन शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति संविधान के माध्यम से एक केंद्रीय सरकार को प्राप्त होती है और केंद्र एवं स्थानीय सरकार के बीच संवैधानिक शक्ति का विभाजन नहीं होता तथा केंद्र सरकार से ही स्थानीय सरकारों को शक्ति एवं स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ये प्रोफेसर गार्डनर की परिभाषा है। ठीक है, अब दूसरी जो परिभाषा दी गई एकात्मक शासन की वो है विलोबी की। देखिए एकात्मक राज्य में शासन के सब अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार के हाथों में रहते हैं। यह सरकार इच्छा अनुसार जैसे वह उचित समझती है उन शक्तियों का वितरण क्षेत्रीय इकाइयों में करती है। अब देखिए एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं या लक्षण। पहला है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। देखिए एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, अपितु संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्रीय सरकार को ही प्रदान की जाती हैं। केंद्र अपनी इच्छा, सुविधा और योजना के अनुसार कुछ शक्तियों को प्रांतों को प्रदान कर सकता है। फिर देखिए एक बार दी गई शक्तियां हमेशा के लिए प्रांतों के पास नहीं रहती हैं। केंद्र सरकार जब चाहे इनमें कमी या वृद्धि भी कर सकता है और इन्हें वापस भी ले सकता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का आधार संवैधानिक नहीं होता है, अपितु प्रशासनिक सुविधा होती है। तो दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था में एकीकृत केंद्रीय सरकार पाई जाती है। एक ही केंद्र सरकार होती है जिसको राष्ट्रीय सरकार या संघ सरकार बोलते हैं। तो संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां उस सरकार को प्रदान की जाती हैं और पूरे देश के शासन का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है, जैसे प्राचीन काल में सम्राट करता था। ठीक है, तो जैसे सम्राट जो था प्राचीन काल के अंदर प्रशासन को, अपने साम्राज्य को प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए वो क्या करता था कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो है प्रशासकों की या सूबेदारों की या शासकों की नियुक्ति कर देता था, प्रांतीय शासकों की नियुक्ति कर देता था। तो वो जो उनकी नियुक्ति करता था प्लस उनको जो अधिकार देता था वो सम्राट देता था, और सम्राट जब चाहे उनको हटा भी सकता था, सम्राट जब चाहे तब उनकी शक्ति और अधिकारों को छीन भी सकता था। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा होता है कि राज्य सरकारें जो होती हैं उनका अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ही उनकी स्थापना करती है, केंद्र सरकार ही उनको शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करती है। संवैधानिक उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनका गठन किया जाता है और उनको शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो केंद्र सरकार जब चाहे उन शक्तियों को कम कर सकती है, छीन सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता है वो है संविधान का लिखित अथवा अलिखित स्वरूप। देखिए एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे फ्रांस की एकात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन की एकात्मक शासन व्यवस्था में अलिखित संविधान है। तो दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे फ्रांस के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन फ्रांस का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, अलिखित है। फिर देखिए तीसरी विशेषता या लक्षण शक्तियों का विभाजन नहीं। एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है। संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रीय सरकार को प्रदान की जाती हैं। तो दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। जैसे अपने देश में अपने संविधान के अंदर किया गया ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियां बनाई गई, असम सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो उस प्रकार से एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों में कोई शक्ति विभाजन नहीं होता है। ठीक है, राज्यों की जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र उनको प्रदान करता है, संविधान के थ्रू उनको प्रदान नहीं की जाती है बल्कि केंद्र उनको प्रदान करता है। सॉरी, अगला जो पॉइंट है वो देखिए संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। जापान में संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक पुनर्निरीक्षण के प्रावधान द्वारा की गई है।
लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, बल्कि वहाँ संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वहाँ न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जापान के अंदर भी क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, और ब्रिटेन के अंदर भी क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन जापान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत का मतलब ये है कि संविधान सर्वोच्च है और शासन का हर अंग जो है वो संविधान के अधीन है और उससे ही अपनी शक्तियां और अधिकार ग्रहण करता है। और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। किसके माध्यम से? न्यायिक पुनर्निरीक्षण के माध्यम से। न्यायिक पुनर्निरीक्षण बोल सकते हो, न्यायिक पुनरावलोकन बोल सकते हो, और न्यायिक समीक्षा बोल सकते हो। सबका एक ही मतलब है। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर होता है कि सरकार के बाकी जो दो अंग होते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, अगर वो ऐसा कोई कानून बना रहे हैं, ऐसा कोई आदेश जारी कर रहे हैं जो संविधान के प्रतिकूल है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और संविधान के प्रतिकूल होने पर उसको अवैध घोषित करके वो समाप्त कर सकता है। इस प्रकार से वो संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। दूसरी ओर ब्रिटेन है, जहां पर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहां पर संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, बल्कि संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ संसद जो है वो विधि निर्माण में सर्वोच्च है, वो किसी भी विषय पर किसी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है, और वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, उनको संविधान के प्रतिकूल होने पर अवैध घोषित नहीं कर सकता है। फिर देखिए अगला पॉइंट, न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जापान और ब्रिटेन की एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जबकि फ्रांस की एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को मूलतः प्रशासकीय अंग माना गया है, उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शासन का एक स्वतंत्र अंग नहीं माना गया है। तो दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। जैसे जापान है, जापान के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर तो क्या है, न्यायपालिका को स्वतंत्र स्थिति प्रदान की गई है, उसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक रखा गया है और उसको स्वतंत्र स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है। अब फ्रांस के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन फ्रांस में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र नहीं है, उसको प्रशासन का एक अंग माना गया है। वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक नहीं है, बल्कि कार्यपालिका के अधीन रह करके उसको कार्य करना पड़ता है। अगली जो विशेषता वो देखिए, द्विसदनीय व्यवस्थापिका हो भी सकती है और नहीं भी। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान की एकात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, जबकि जनवादी चीन एकात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है। दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका होती है वो एक सदनात्मक भी हो सकती है और द्विसदनात्मक भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, फ्रांस है और जापान है, इन देशों में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थापिका कैसी है, द्विसदनात्मक है, उसके दो सदन है। द्विसदनात्मक का मतलब दो सदन है, व्यवस्थापिका के दो सदन है। तो ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को बोलते हैं पार्लियामेंट, उसके दो सदन वो आपको पता ही है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। इसी प्रकार से फ्रांस जो है वहाँ पर जो व्यवस्थापिका है उसके भी दो सदन है, राष्ट्रीय परिषद जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं और दूसरी है सीनेट। इसी प्रकार से जापान है, उसकी व्यवस्थापिका को डाइट बोलते हैं, उसके भी दो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। तो ये देश है वहाँ पर व्यवस्थापिका के दो सदन है। लेकिन चीन जो है, जनवादी चीन जो है, वहाँ पर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थापिका कैसी है, एक सदनात्मक है, यानी वहाँ पर व्यवस्थापिका का एक ही सदन है। उसको क्या बोलते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। चीन में व्यवस्थापिका को नेशनल पीपुल कांग्रेस या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अगली विशेषता देखिए, एकल नागरिकता। देखिए एकात्मक शासन में इकहरी
लिखने मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, या एकल नागरिकता होती है। देश के किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक केवल उस देश का नागरिक माना जाता है, राज्य की नागरिकता का प्रावधान नहीं होता है। तो दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उस देश के अंदर रहने वाला जो नागरिक होता है वो केवल अपने देश का नागरिक माना जाता है, वो जिस राज्य में रहता है वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता है। ठीक है। दूसरी अगली विशेषता है एकल संविधान। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान होता है, राज्यों के लिए अलग अलग संविधान का प्रावधान नहीं होता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान होता है। ठीक है। और उस संविधान के माध्यम से पूरे देश के शासन का संचालन किया जाता है। केंद्र के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं होते हैं। अगला है एकल न्यायपालिका। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है जो राज्यों से संबंधित विवादों की सुनवाई करने का कार्य भी करता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका जो होती है वो भी क्या होती है, एकल होती है, कि संपूर्ण देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, वही राज्यों से संबंधित विवाद सुनता है और वही संघ से संबंधित विवाद सुनता है। राज्यों के अपने अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं होते हैं। और लास्ट है स्थानीय सरकार का संचालन केंद्र की इच्छा अनुसार। देखिए एकात्मक शासन में सत्ता केंद्र में निहित होती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए एकात्मक शासन में राज्य सरकारों की स्थापना की जाती है, लेकिन इन्हें केंद्र से ही शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा यह केंद्र के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण जो सत्ता होती है वो किस में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है, राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। और प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या करती है, राज्य सरकारों की भी केंद्र सरकार स्थापना कर सकती है और उनको कुछ शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है, लेकिन वो जो सरकारें हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो केंद्र जब चाहे तब उनसे छीन सकती है। और वो जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अब दोस्तों दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो लघुत्तरात्मक भी आ सकता है, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर। अगर आपने मेरा संघात्मक शासन व्यवस्था का टॉपिक पढ़ा है तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। दोनों टॉपिक आप पढ़ोगे तो ये अंतर आप आराम से समझ सकते हैं। तो पहला अंतर देखिए, संघीय शासन प्रणाली में दोहरी सरकारें पाई जाती हैं, अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारें, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण देश में एकल सरकार की स्थापना की जाती है जिसे राष्ट्रीय सरकार या संघीय सरकार कहा जाता है। ठीक है। अब मैं इनको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप अगर इसको समझ गए तो फिर समझ गए मान लो। दूसरा है अंतर, संघीय शासन प्रणाली में अनिवार्य रूप से लिखित संविधान पाया जाता है, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान लिखित भी हो सकता है और वह अलिखित भी हो सकता है। तीसरा जो अंतर है वो है संघीय शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया जाता है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है और समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। अगला जो अंतर है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, अभी बताया था ना आपको, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया भी जा सकता है या फिर संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया जा सकता है। अगला जो अंतर है वो है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान कठोर होता है जिसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। अगला अंतर है, संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक रखा जाता है, उसकी स्थिति स्वतंत्र न्यायपालिका की होती है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी, उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक एक स्वतंत्र अंग के रूप में रखा भी जा सकता है और नहीं भी। अगला अंतर देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक होती है जिसमें द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अपने देश में राज्यसभा, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हो भी सकती है और उसका एक सदन भी हो सकता है। अगला अंतर है, संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए दोहरे संविधान होते हैं, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान होता है। और लास्ट जो है वो है,
संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और राज्यों में दो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए टॉपिक था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।